अस्सलाम वालेकुम। जी, अब हम डिस्कस करने लगे हैं जनरल सर्जरी डॉगर चैप्टर नंबर 9 एटीएलएस। यहाँ से स्टार्ट इसलिए करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है। सो एटीएलएस जो है वो बेस किस थ्योरी पे कर रहा है, उसकी थ्योरी ये है कि अप्रोप्रिएट एंड टाइमली केयर कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द आउटकम फॉर द इंजर्ड पेशेंट। यानी आपके पास जो इंजर्ड पेशेंट आ रहे हैं, अगर आप उनकी अप्रोप्रिएट और टाइमली केयर करें तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है। इस थ्योरी पर एटीएलएस बेस कर रहा है, ठीक है। और गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट भी इसीलिए बनाया गया था कि हम टाइमली जो है वो इंटरवेंशन करें और इंटरवेंशन जो है वो प्रायोरिटाइज करें, लाइक प्रायोरिटी वाइज करें कि सबसे ज़्यादा पहले इसको करना है फिर इसको करना है। तो प्रायोरिटी वाइज अगर इंटरवेंशन की जाए और टाइमली की जाए तो पेशेंट जो है उसके आउटकम बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने मेन थीम इसका डिस्कस कर लिया, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट से। सो गोल्डन आवर इज अ टाइम पीरियड लास्टिंग फॉर 1 आवर, मतलब 1 घंटे का टाइम किसी भी ट्रोमेटिक इंजरी के बाद। और वो टाइम ऐसा टाइम है कि अगर उसमें हम एडिक्वेट ट्रीटमेंट देंगे तो डेथ प्रिवेंट हो जाएगी, इसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। तो 1 आवर आफ्टर ट्रोमेटिक इंजरी एडिक्वेट ट्रीटमेंट विल प्रिवेंट डेथ, ठीक है। एडिक्वेट ट्रीटमेंट देंगे तो डेथ प्रिवेंट होगी, इसको गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट कहते हैं। उसके बाद आ जाती है जी एटीएलएस प्रोवाइडर टीम, यानी जो ट्रोमा टीम है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उसमें ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, अदर सपोर्ट पर्सनल, मतलब बहुत सारे लोग आ जाते हैं। सिर्फ एक पर्सन एटीएलएस परफॉर्म नहीं करता बल्कि पूरी टीम होती है जिसको हम ट्रोमा टीम या एटीएलएस प्रोवाइडर टीम कहते हैं। उसने मिलकर, उन सब ने मिलकर ये काम करना होता है, ठीक है। अब फर्दर दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से होता है कि एक ही डॉक्टर है जो कि मल्टीप्लाई इंजर्ड पेशेंट को देख रहा है। मतलब एक इंजर्ड पेशेंट आया है, उसको एक ही डॉक्टर मैनेज करेगा। वो क्या करेगा, वो सीक्वेंस में टास्क परफॉर्म करेगा कि पहले उसका एयरवे मैनेज करेगा, फिर उसकी ब्रीदिंग वेंटिलेशन देखेगा, फिर सर्कुलेशन को मेंटेन करेगा, फिर उसकी डिसेबिलिटी के लिए असेस करेगा। यानी वो सीक्वेंस वाइज चल रहा है एक डॉक्टर, ठीक है। ये वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और ये लीस्ट इफेक्टिव है। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें मोर देन वन डॉक्टर्स हैं, मोर देन वन मेंबर हैं, स्टाफ के मोर देन वन मेंबर हैं टीम के, और एक टीम अप्रोच है। और यहाँ पर जो है वो एट अ टाइम बहुत सारी इंटरवेंशंस की जा रही हैं, ठीक है। तो ये अच्छी अप्रोच है एज कम्पेयर टू वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आगे आ जाते हैं जी एटीएलएस में स्टेप्स क्या हैं। बेसिकली हमने पूरी एटीएलएस को ना 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लिया, उन्हीं स्टेप्स को डिटेल में हमने इस चैप्टर में रीड करना है। पहला स्टेप है प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन, दूसरा स्टेप है सेकेंडरी सर्वे और तीसरा स्टेप है डेफिनेटिव केयर या टर्शरी सर्वे। जो प्राइमरी सर्वे है ना, उसमें ये है कि आपने उन कंडीशंस को, उन जो है वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और ट्रीट करना है जो इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी जो विद इन मिनट्स पेशेंट की डेथ कॉज करवा सकती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, एवेलुएशन करनी है, उनको आइडेंटिफाई करना है, देन उनको ट्रीट करना है, मैनेज करना है, ठीक है। ये प्राइमरी सर्वे है। उसके बाद रिससिटेशन का यही मतलब है कि आपने सर्कुलेशन जो है उसको इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम मेंटेन करना है और एयरवे ब्रीदिंग सब मेंटेन करना है। सेकेंडरी सर्वे की अगर बात करें तो सेकेंडरी सर्वे में आपने करना है कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन। जब आप कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन आप डायग्नोस करेंगे जो पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग थी, यानी अगर उनको डायग्नोस ना किया जाता तो उन्होंने विद इन डेज डेथ कॉज करवा देनी थी। तो आपने जब कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन किया तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन हैं जो आपने डायग्नोस की, देन आपने उसको मैनेज किया। तो ये हो गया जी सेकेंडरी सर्वे, ठीक है। कोई इंजरी हो सकती है, कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, जैसे डायफ्रेगमेटिक रप्चर हो सकता है, सही है। अब आगे डेफिनेटिव केयर। डेफिनेटिव केयर जो है इसमें आप एक पूरा डेफिनेटिव मैनेजमेंट प्लान बनाते हो, क्योंकि अब आपने पेशेंट को रिससिटेट कर लिया, उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को ट्रीट कर लिया। तो अब आप क्या करोगे, अब आपके पास टाइम है कि आप पूरा प्लान बना सकते हो कि किस स्पेशलिटी को रेफर करना है, और फर्दर पेशेंट की सर्जरी होगी या पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाएगा या पेशेंट को कितनी मतलब मेडिसिन कौन सी देनी है, क्या करना है, ये सारा जो प्लान है ना ये डेफिनेटिव केयर में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्राइमरी सर्वे को हम पहले स्टार्ट करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, देन सेकेंडरी सर्वे और डेफिनेटिव के। तो प्राइमरी सर्वे में आपके पास आपने जो चीज़ें याद रखनी है वो ए बी सी डी ई से याद रखनी है। ए फॉर एयरवे मेंटेनेंस विद सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन, बी फॉर ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, सी से सर्कुलेशन एंड हैमरेज कंट्रोल, डी फॉर डिसेबिलिटी और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, ई फॉर एक्सपोयर इन्वायरमेंटल कंट्रोल। एक चीज़ मैं यहाँ पर जरूर ऐड करूंगी कि ए बी सी डी ई तो सीक्वेंस याद रखना ही है, बट अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है ट्रोमेटिक इंजरी के बाद और वहां पर कहीं विजिबल हैमरेज आपको नजर आ रहा है, उसकी लिम्ब से हैमरेज है, कहीं भी विजिबल हैमरेज है, तो सबसे पहले आपकी अटेम्प्ट होगी टू कंट्रोल, टू अरेस्ट दैट हैमरेज, ठीक है। तो एक सी आएगा ए बी सी डी ई से पहले भी, और वो जो सी स्मॉल सी होगा वो इस चीज को सिग्निफाई कर रहा है कि आपने पहले उस विजिबल हैमरेज को अरेस्ट करना है, ठीक है।
चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, एयरवे सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन से शुरू करते हैं। तो इसकी ना, अच्छा मैं आपको जो भी कंडीशन बताऊंगी ना इस पूरी ABCDE में, जो भी हम इंटरवेंशन करेंगे उसमें 2 स्टेप्स होंगे। पहले हम इवेलुएट करेंगे, लाइक हम एयरवे की बात करें तो पहले हम इवेलुएट करेंगे एयरवे को, उसके बाद हम मैनेज करेंगे। बिल्कुल इसी तरह ही ब्रीदिंग और वेंटिलेशन में पहले हम डिग्री ऑफ ऑक्सीजनेशन को इवेलुएट करेंगे, उसके बाद हम उसको मैनेज करेंगे। और सर्कुलेशन में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो एयरवे एंड सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन, दो चीजें इसमें। एयरवे को कैसे एवेलुएट करेंगे और सर्वाइकल स्पाइन को। सर्वाइकल स्पाइन का तो ये नहीं कि आप सस्पेक्ट करते हो कि सर्वाइकल फ्रैक्चर है, लाइक उसको उस एरिया में पेन होगी, टेंडरनेस होगी, अब आपको ब्रूज नजर आ जाएगा, ठीक है, या उसका फॉल जो है वो आप देख सकते हो कि फॉल मैकेनिज्म इस तरह का, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इस तरह की है, लाइक आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि इसका सर्वाइकल फ्रैक्चर हो सकता है। उस केस में आपने क्या करना है, इमीडिएटली स्पाइनल इमोबलाइजेशन, ठीक है। स्पाइन जो है उसको इमोबलाइज करना होता है, क्योंकि अगर वो इमोबलाइज ना की तो वो जो फ्रैक्चर है वो वर्सन हो जाएगा और स्पाइनल इंजरी हो जाएगी, स्पाइनल कोड इंजरी हो जाएगी, जो कि परमानेंट पैरालिसिस करवा देगी। तो इसीलिए स्पाइनल इमोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपको ट्रोमा का पेशेंट नजर आया है, ट्रोमा का पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आया, आपने फौरन से उसका जो है वो स्पाइन इमोबलाइजेशन करना है, अनटिल अनलेस आपको मतलब ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि इसको स्पाइनल फ्रैक्चर नहीं है, सर्वाइकल फ्रैक्चर नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, स्पाइनल इमोबिलाइजेशन करने के बाद आपने स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को असेस करना होता है। ग्रोसली आप असेस करते हो कि आप कोई इस तरह एक्सट्रीमिटी की मूवमेंट करवा लेते हो, वो देख लेते हो, ठीक है, और इस तरह से आप उसकी असेसमेंट करते हो। ये तो हो गया सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन के लिए। अब बात कर लेते हैं एयरवे की। एयरवे के लिए अगर आपके पास पेशेंट कॉन्शियस है तो सिंपली आप उससे बात करोगे, उसका नाम पूछ लो, ठीक है। तो ये एक, आप अगर वो बात कर रहा है तो इससे इसका मतलब एयरवे उसका पेटेंट है, ठीक है, ये चीज़ इससे कंफर्म हो जाती है। और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आप क्या करेंगे, आप उसके ओरल कैविटी को इंस्पेक्ट करेंगे, अगर कोई फॉरेन बॉडी नज़र आ रही है आपको, आप उसको रिमूव करेंगे, सक्शन करेंगे, जितनी भी सिक्रीशंस होंगी, ब्लड होगा उसकी सक्शन करेंगे ताकि वो क्लियर हो एयरवे, ठीक है। ओरोफेरेंजियल एयरवे पास करेंगे अनकॉन्शियस पेशेंट में ताकि उसकी टंग जो है वो फॉल बैकवर्ड ना कर जाए। तो अनकॉन्शियस पेशेंट में ओरोफेरेंजियल एयरवे पास करना होता है। कुछ मैनूवर्स होते हैं, वो मैं भूल गई कि आपने कुछ मैनूवर्स भी करने होते हैं, चिन लिफ्ट मैनूवर और जात हस्ट मैनूवर, ठीक है। अब जो चिन लिफ्ट मैनूवर है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये हाइपर एक्सटेंशन इंजरी नहीं करवाता सर्वाइकल स्पाइन की, तो क्योंकि हमने स्पाइन को भी प्रोटेक्ट करना है, एयरवे बचाते बचाते स्पाइन को तो जो है वो उसका तो मसला नहीं करना ना, इसीलिए चिन लिफ्ट को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दे दी है। अब हम इसको रीड करते हैं। तो इवैल्यूएशन सिंपली उन्होंने कहा आस्किंग द नेम ऑफ पेशेंट, अगर कॉन्शियस है तो उसका नेम पूछ लें, उससे कोई बात वगैरह कर लें, और अगर अनकॉन्शियस है, बात नहीं कर सकता, तो अब आपने मैनेजमेंट प्रोटोकॉल स्टार्ट कर देना। मैनेजमेंट प्रोटोकॉल मैंने बता दिया कि आप जो है वो सबसे पहले उसकी सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज कर दो। अब स्टेबलाइज इमोबलाइज कैसे करना है, कोई रिजिड सर्वाइकल कॉलर से या सैंड बैग से, मतलब किसी भी तरह से उसको इमोबलाइज कर दो, कॉलर अप्लाई कर दो, ठीक है। इमरजेंसी में आपने कॉलर्स देखे होंगे, फिलाडेल्फिया कॉलर या इस तरह के जो भी कॉलर्स होते हैं। अब उसके बाद आप माउथ ओपन करोगे, माउथ ओपन करने करके चिन लिफ्ट या जाथस मैनोवर करेंगे ताकि एयरवे पेटेंट हो, और चिन लिफ्ट मैनोवर प्रेफर करते हैं। उसके बाद आपने ओरोफेरिंक्स को क्लियर करना है, सक्शन करनी है, जितना भी ब्लड म्यूकस सिक्रेशन होगा या कोई फॉरेन बॉडी है तो उसको रिमूव कर देना है। इस तरह से ओरोफेरिंक्स क्लियर हो जाएगा। अगर कोई जो है वो ब्रोकन बोन पीसेस आपको नजर आ रहे हैं तो उनको भी रिमूव करना है, मतलब जो भी आपको अंदर फॉरेन बॉडी या फॉरेन बॉडी नहीं भी है बट अगर ब्रोकन बोन पीसेस हैं तो उनको भी रिमूव कर देना है। अनकॉन्शियस पेशेंट जो है उनमें फॉल बैकवर्ड कर सकती है टंग, तो ओरोफेरेंजियल एयरवे जरूरी है पेटेंसी के लिए। और अगर गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है तब आपने ओरोफेरेंजियल एयरवे पास करना है। उसके बाद अगर ये मयर्स भी सफिशिएंट ना हो, ठीक है, इन मयर्स जो हमने मैनोवर्स किए हैं या ओरोफेरेंजियल एयरवे पास की, इसके बाद भी पेशेंट जो है उसका जीसीएस 8 से कम चला गया है, जीसीएस 8 से कम है। अब जीसीएस मैं आपको जो है वो डिसेबिलिटी वाले में बताऊंगी, अभी हम जीसीएस की बात नहीं कर रहे। तो तब आपने क्या करना है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर देनी है, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंट्यूबेशन से पहले पेशेंट को ऑक्सीजनेट करना है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, ट्यूब को चेक भी करना है। ये नहीं कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर दी है अब आप सुकून से बैठ गए, आपने चेक भी करना है कि क्या ट्यूब अपनी करेक्ट प्लेस पर गई है। उसको चेक करने के लिए आप जो है वो बायलेटरल ब्रेथ साउंड सुनोगे, यानी ऑस्कल्टेट करोगे। इसके अलावा आप चेस्ट एक्सरे लोगे, चेस्ट एक्सरे से आपको ट्यूब नज़र आ जाएगी। तो अगर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इम्पॉसिबल हो, बाज़ इतना फेशियल ट्रोमा होता है कि आप ट्यूब पास करने की भी जगह नहीं होती, इतना ट्रोमा हो जाता है, उस केस में आपको क्रिकोथायोडोटमी करनी है, ठीक है।
अच्छा। और अगेन वही चीज़ वो रिपीट कर रहा है कि जितने भी ट्रॉमा पेशेंट हैं उनमें हम यही सपोज करते हैं कि इनमें स्पाइन इंजरी हुई है अंटिल प्रूव अदरवाइज। तो इसीलिए आपने मैनिपुलेशंस को अवॉइड करना है, ये नहीं है उसको ऐसे उसका गर्दन घुमाते जा रहे हैं, उसका सर घुमाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ख्याल रखनी है, हार्ड कॉलर यूज़ करके उनको इमोबिलाइज कर देना है। और एक स्पाइनल बोर्ड होता है, उस पर पूरी की पूरी बॉडी को इमोबिलाइज करना होता है और लोग रोल टेक्निक को यूज़ करना होता है जब भी पेशेंट को शिफ्ट करना है। अब यहाँ पर बात उसने की है लोग रोल टेक्निक की, मैं इसकी आपको थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ। लेकिन बताने से पहले जरा पॉइंट मेरे साथ रिवाइज कर लें कि पॉइंट क्या थे। कि पेशेंट का एयरवे पहले हमने इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएशन हमने कॉन्शियस पेशेंट की तो देख ली, एयरवे इवैल्यूएट करना आसान है, बट अनकॉन्शियस में हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते, तो हम फौरन से मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ही स्टार्ट कर देते हैं अनकॉन्शियस में कि मैनूवर्स करने हैं, उसका जो है वो ओरोफेरिंक्स को क्लीन करना है, सक्शन करनी है, कोई फॉरेन बॉडी है तो उसको रिमूव करना है। अगर गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो ओरोफेरिंजियल एयरवे पास कर देना है। अगर फिर भी जो है वो इनसफिशिएंट है, जीसीएस 8 से नीचे है, तो आपने एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर देनी है। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन से पहले पेशेंट को ऑक्सीजनेट करना है, उसके बाद इंट्यूबेशन के बाद ट्यूब की करेक्ट पोजीशन जो है उसको कंफर्म करना है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि अगर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन नहीं कर सकते, फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्लिकोथायरोडोटमी करनी है। और इस सब दौरान, इस सब प्रोसेस में स्पाइन को मैनिपुलेट नहीं करते रहना, उसको इमोबलाइज रखना है, हार्ड कॉलर यूज़ करने हैं। और अगर पेशेंट को शिफ्ट करना है तो लोग रोल टेक्निक यूज़ करनी है। अब ये लोग रोल टेक्निक जो है ना, इसमें मिनिमम एटलीस्ट 4 पर्सन होने चाहिए, 4 पर्सन नीडेड होते हैं, ठीक है। अब करते क्या है, एक स्पाइन बोर्ड होता है, उस पर पेशेंट को लिटाया होता है और एक पर्सन जो है वो पेशेंट के हेड पे होता है, हेड को कंट्रोल करने के लिए और सर्वाइकल स्पाइन को कंट्रोल करने के लिए। दो जो है वो साइड्स पे होंगे, बॉडी और एक्सट्रीमिटीज को कंट्रोल करेंगे, मतलब इनको स्टिल रखेंगे, पकड़ के रखेंगे कि ये मूव ना करें। 2 persons on the side to control body and extremities and 1 person at patient's head side to control head and cervical spine। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद पेशेंट को क्या करना है, क्योंकि हम लॉग रोल यूज करते हैं जब शिफ्ट करना हो, तो अब जब पेशेंट को हमने रोल करना है ना, लाइक ऐसे उसको लेटरल पोजीशन में लेकर आना है, तो तीन ये जो पर्सन हैं ये अलाइनमेंट स्पाइन का मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो दो साइड्स पे थे, एक हेड पे था, हेड साइड पे था, ये अलाइनमेंट को मेंटेन करेगा। और 4 पर्सन अब स्पाइन बोर्ड को रिमूव कर देगा नीचे से और बैक को एग्जामिन भी कर लेगा, ठीक है। जब स्पाइन बोर्ड रिमूव कर दिया तो वो जो 3 पर्सन थे जिन्होंने अलाइनमेंट को मेंटेन किया था, अब वो इसको पेशेंट को रिटर्न करेंगे सुपाइन पोजीशन में, वापस ले आएंगे, ठीक है। और अलाइनमेंट को मेंटेन करते हुए ही वापस लाएंगे। तो ये लॉग रोल टेक्निक है, इसकी कोई भी यूट्यूब वीडियो आपने देख लेनी है। सेकंड जो इंटरवेंशन है दैट इज ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन। ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन में क्या इस स्टेप पे आपने तब आना जब आपने एयरवे एक दफा मेंटेन कर लिया, सिक्योर कर लिया, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, जितने भी पेशेंट है उनको ऑक्सीजन देनी है, क्योंकि आपको पता था एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन से पहले भी ऑक्सीजन जरूरी है, तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन तकरीबन सारे ट्रोमाटाइज पेशेंट को देनी पड़ती है। और उसके बाद आपने पल्स ऑक्सीमेट्री से मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो 6 लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिनको हमने आगे थोरेसिक ट्रोमा में डिटेल में भी देखना है। असल में ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन में हम इन कंडीशंस को डायग्नोस करने की, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, देन अगर इनमें से कोई प्रेजेंट हो तो उसको ट्रीट करते हैं। तो ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन के लिए वैल्यूएशन में क्या चीज़ें आती हैं वो तो पहले मैंने बता दिया ना कि पल्स ऑक्सीमेट्री आएगी, ठीक है। पल्स ऑक्सीमेट्री आएगी वेंटिलेशन को चेक करने के लिए। और बाकी आपने ब्रीदिंग के लिए क्या करना है, चेस्ट को इंस्पेक्ट करना है, चेस्ट मूवमेंट को देखना है, और अगर कोई साइन तो नजर नहीं आ रहा चेस्ट पे आपको ट्रोमा का, फिर उसको पैल्पेट करना है। पैल्पेशन में ट्रिकिया की पोजीशन भी देखनी है, पैल्पेट चेस्ट वॉल को भी करना है, पैल्पेशन में फ्रैक्चर्स भी देखनी है, क्रैपिटस भी है कोई अगर वो भी आपको फील हो रहा है। फिर परकस करना है, परकशन आपने नोट देखना है वो डल है, वो हाइपर रेजोनेंट है, अगर वो डल होगा तो हीमोथोरक्स को शो करता है, अगर वो हाइपर रेजोनेंट होगा तो ये मैसिव न्यूमोथोरिक्स हो सकता है। और हाइपर रेजोनेंट परकशन के साथ अगर ब्रिथ साउंड्स भी एब्सेंट है तो ये फिर न्यूमोथोरिक्स है। उसके बाद परकशन के बाद ऑस्कल्टेट करना है, ऑस्कल्टेट से आपने ब्रिथ साउंड सुननी है, वो एब्सेंट है या वो प्रेजेंट है। हार्ट साउंड सुन लें, क्योंकि हार्ट साउंड जो है वो मफल्ड हो जाती हैं कार्डिक टेम्पोनेट के केस में। और फिर नेक को इवेलुएट करना है कि कोई इंगोज्ड वेन है, क्योंकि जैसे ही न्यूमोथोरिक्स होता है या कार्डिक टेम्पोनेट होता है, इन केसेस में वीनस रिटर्न बहुत डिक्रीज कर जाता है, तो इसलिए वेन्स जो है वो डायलेट कर जाती है, इंगोज कर जाती हैं, ठीक है। तो ब्रूई भी देखनी है नेक में, या सर्जिकल एम्फीजिमा देखना है। तो ये सारी वैल्यूएशन होगी फॉर ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन। और ये सारे स्टेप्स में या ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन में हमारा मकसद होता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को, टेंशन न्यूमोथोरक्स को, मैसिव हीमोथोरक्स को, ओपन न्यूमोथोरक्स को, फ्लैल चेस्ट को या कार्डिक टेम्पोनेट को डायग्नोस करना, ठीक है। और अगर कोई इनमें से आइडेंटिफाई हो गई है तो इनको इमीडिएटली ट्रीट करना। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो पल्स ऑक्सीमेट्री हम यूज़ कर रहे थे ऑक्सीजन सैचुरेशन को असेस करने के लिए। 100% ऑक्सीजन हमने सारे ट्रोमा पेशेंट को देनी ही है, वो चीज़ ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ।
ओके उसके बाद आपने कंटिन्यू असिस्टेड वेंटिलेशन भी करनी है बैग मास्क की मदद से। अगर पेशेंट का जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरती जा रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आपने असिस्टेड वेंटिलेशन देनी है। अगर टेंशन न्यूमोथोरेक्स आपने डायग्नोस कर लिया है या क्योंकि परकशन नोट जो है वो हाइपर रेजोनेंट था, क्योंकि ब्रीथ साउंड्स एब्सेंट थे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको इमीडिएट नीडल डिकम्प्रेशन करनी है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। सही है। उसके बाद अगर मैसिव हीमोथोरेक्स आपने डायग्नोस कर लिया है कि पल्स कह रही हूँ, परकशन नोट जो है वो डल था, तो उस केस में आपको क्या करना है, विगोरस सर्कुलेटरी सपोर्ट देनी पड़ सकती है। और साथ चेस्ट इंट्यूबेशन। सर्कुलेटरी सपोर्ट इसलिए क्योंकि ब्लड जो है वो एक थर्ड कैविटी में चला गया है, तो सर्कुलेटरी वॉल्यूम फॉल कर चुका है, इसलिए आपको विगरस सर्कुलेटरी सपोर्ट देनी है और साथ चेस्ट इंट्यूबेशन कर देनी है टू रिमूव दैट ब्लड फ्रॉम प्यूरल कैविटी। उसके बाद अगर आपको ओपन न्यूमोथोरेक्स को आप कैसे डायग्नोस करोगे, ओपन न्यूमोथोरेक्स में आपको चेस्ट ट्रोमा मिलेगा, पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रोमा जो है वो कॉज करवा देता है ओपन न्यूमोथोरेक्स। तो इसको आपने कैसे मैनेज करना है, आपको कोई वोंड नजर आ रहा होगा चेस्ट पे, पेनिट्रेशन हुई है वहाँ पे, तो आपने वहाँ पर ऑक्लूसिव ड्रेसिंग लगा देनी है, लेकिन वो पार्शियल ऑक्लूसिव होगी कि वो तीन मतलब पूरा नहीं वोंड को सील करेगी, वो तीन साइड से सील कर देगी और एक साइड से वो जो है ओपन रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कंप्लीटली सील कर दिया चारों साइड से तो वो फिर ओपन न्यूमोथोरेक्स को कन्वर्ट कर देगा टेंशन न्यूमोथोरेक्स में। अच्छा, तो आपने ड्रेसिंग लगाने के बाद चेस्ट इंट्यूबेशन कर देनी है। अगर फ्लैल चेस्ट आपने डायग्नोस किया है तो उसको आपने कंजर्वेटिवली मैनेज करना होता है, पेशेंट को एनाल्जेसिया देना है क्योंकि उसको पेन हो रही होती है। और अगर जो है इस फ्लैल चेस्ट में इस रिब के जो फ्रैक्चर की वजह से साथ पल्मोनरी कंट्यूजन भी हो गई है, तो उस केस में आपने इंट्यूबेशन करनी है और ऑक्सीजनेशन करनी है, ठीक है। अगर कार्डिक टेम्पोनेट का आपने डायग्नोसिस बना लिया, इसकी एक ट्रायड होती है, वो जब हम कार्डिक टेम्पोनेट को थोरेसिक ट्रॉमा वाले चैप्टर में देखेंगे वहाँ पे हम इस ट्रायड को भी देखेंगे। अगर ये डायग्नोस हो गया है तो उस केस में क्या करना है, आपने जो है वो नीडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस करनी है। जैसे वहां पे मैंने नीडल डिकम्प्रेशन कहा था टेंशन न्यूमोथोरेक्स के केस में, वैसे ही नीडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस करनी होती है कार्डियक टेम्पोनेट के केस में, ठीक है। उसके बाद आपको फिर डेफिनेटिव मैनेजमेंट करना है, थ्रेकोटमी करनी है। अब यहाँ पर हमारा ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन कंप्लीट होता है। थर्ड जो है दैट इज सर्कुलेशन एंड हैमरेज कंट्रोल। सर्कुलेशन एंड हैमरेज कंट्रोल की असेसमेंट कैसे होगी, पल्स देखें आप, ब्लड प्रेशर देखें पेशेंट का, आप जो है वो अगर आपको कोई विजिबल ब्लीडिंग नजर आ रही हो तो मैंने कहा था कि वो स्टार्टिंग में एयरवे से भी पहले उसको अरेस्ट करना होता है, ठीक है। अगर आपको कोई साइंस ऑफ इंजरी नजर आ रहे हैं वो नोटिस करें। लॉन्ग बोन और पेल्विस की अगर इंजरी नजर आ रही है वो नोटिस करें, क्योंकि पेल्विस का फ्रैक्चर या लॉन्ग बोन्स ऑफ लिम्स का फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस करवा देता है। हाइड्रेशन स्टेटस देखिए पेशेंट का, उसकी आईज देखें, उसका जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन देखें, उसकी पिंच देखें स्किन का, तो ये हाइड्रेशन स्टेटस चेक करें, स्किन का कलर चेक करें। उसके बाद आप ये तो चीज़ें ना जो आपको विजिबल हैमरेज शो करा रही हैं, लेकिन अगर आपने कंसील्ड हैमरेज देखना है उसके लिए फास्ट स्कैन इमीडिएटली परफॉर्म करेंगे विद इन 2 to 4 मिनट्स, ठीक है। और फिर डीआरई भी कर सकते हैं। अब इसको हमने असेस कर लिया, एवेलुएट कर लिया, मैनेज इसको कैसे करना है। इवैल्यूएशन में मैंने आपको क्या बताया, वाइटल्स बताए, उसके बाद हाइड्रेशन स्टेटस, एनी विजिबल ब्लीडिंग, एनी साइन ऑफ इंजरी, फास्ट स्कैन, डीआरई, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। अब मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले एक्सटर्नल हैमरेज को कंट्रोल करना होता है डायरेक्ट प्रेशर से या मैनुअली कंट्रोल करें, ड्रेसिंग पैड रख दें वहाँ पर, अगर लिम्स पे है तो टॉनिकेट अप्लाई कर दें, ठीक है, उसको अरेस्ट करें, रोकना है हैमरेज को। साथ ही आपने वाइट बोर्ड केनोला इंसर्ट कर देने हैं वेन्स में और फ्लूइड देना शुरू कर देना है, और फ्लूइड आपने दे देना है फॉर इमीडिएट रिससिटेशन। और साथ ही ब्लड लेकर आपने क्रॉस मैचिंग करवानी है, क्योंकि अल्टीमेट जो इसका सोल्यूशन है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही है। क्योंकि ये फ्लूइड है ना, अगर हम बहुत ज़्यादा फ्लूइड देंगे और ब्लड प्रोडक्ट नहीं देंगे तो ये डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी करवा देगी, जो कि हम एक आगे जाके शॉक एंड हैमरेज वाले चैप्टर में इसको डिटेल में देखेंगे, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। फिर उसके बाद क्रिस्टलाइन सोल्यूशन जो है ये वार्म देने हैं, क्योंकि अगर वार्म नहीं देंगे तो ये जो है वो हाइपोथर्मिया की तरफ पेशेंट चला जाएगा। परमिसिव हाइपोटेंशन भी करवा देनी है। अगर जो है वो हैमरेज अरेस्ट नहीं हो रहा, हैमरेज हो रहा है अंदर किसी कंसील साइट पर, तो आपने परमिसिव हाइपोटेंशन करवानी है। अगेन इसको हम शॉक एंड हैमरेज वाले चैप्टर में डिटेल में करेंगे। अगर बच्चे हैं यंगर देन 6 ईयर्स हैं तो आपने इंट्राओसियस इन्फ्यूजन भी कर सकते हो, आपको पेरिफेरल वेन नहीं मिल रही तो आप बोन में इन्फ्यूज कर दो। और उसके बाद जब आप पेशेंट को फ्लूइड दे रहे होते हो तो फिर आप उसको कैटेगराइज करते हो कि रिस्पॉन्डर है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर है या नॉन रिस्पॉन्डर। जो रिस्पॉन्डर होते हैं वो तो जैसे आप फ्लूइड देते हो, ब्लड देते हो, उनके वाइटल मेंटेन हो जाते हैं और फिर वो स्टेबलाइज रहता है, फिर वो दोबारा से जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाता। और जो ट्रांजिट रिस्पॉन्डर होते हैं इनको जैसे ही आप फ्लूइड देते हो ना, ये थोड़ी देर के लिए बेहतर होते हैं, लेकिन फिर दोबारा से ये हाइपोवोलेमिक स्टेट में चले जाते हैं। इनमें इसलिए ऐसा हो रहा होता है क्योंकि इनमें ना अभी तक परसिस्टेंट ब्लड लॉस हो रहा होता है, ठीक है, किसी कंसील्ड साइट पर
अभी भी ब्लीडिंग चल रही होती है। और जो तीसरे होते हैं नॉन रिस्पॉन्डर, इनमें इतना ब्लड लॉस या फ्लूइड लॉस इतना हो चुका होता है कि इनको जब आप फ्लूइड देते हो ना तो कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा फ्लूइड चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हमने फ्लूइड थेरेपी वाले चैप्टर में इनकी डिटेल्स देखनी है। नेक्स्ट जो चीज़ है, मैंने अगेन आपको बताया कि अभी तक आप सिर्फ सोल्यूशंस दे रहे थे, क्रिस्टलॉइड सोल्यूशंस दे रहे थे, लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन आपको ब्लड देना पड़ेगा, टाइप स्पेसिफिक ब्लड देना है। और प्लाज्मा एक्सपेंडर्स आप यूज़ कर सकते हो, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स में डेक्स्ट्रॉन आ जाता है। और ब्लड है, जैसे कि अगर आप साथ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे रहे हो तो साथ आपने प्लेटलेट्स भी देने हैं। ठीक है, इस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। उसके बाद एनजी ट्यूब और यूरिनरी कैथेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एनजी ट्यूब जो है वो स्टमिक डिकम्प्रेशन करवाएगी, और क्योंकि स्टमिक ऐसे डायलेट हो जाता है पूरा। और जो यूरिनरी कैथेटर है वो यूरिन आउटपुट को मॉनिटरिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। पेल्विक फ्रैक्चर अगर आपको सस्पेक्ट कर रहे हो आप, ओपन बुक फ्रैक्चर, तो आपने फ़ौरन से पेल्विक बाइंडर अप्लाई कर देना है, क्योंकि जो पेल्विक फ्रैक्चर है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग करवा देता है, और 2 लीटर तक ब्लीडिंग हो जाती है, इसलिए उसको जल्दी से उसको पेल्विक बाइंडर अप्लाई करना होता है। अब ये सारा कुछ मैं आपको सर्कुलेशन एंड हैमरेज की मैनेजमेंट बता रही हूँ, इन चीज़ों को याद रखना है आपने। ठीक है, अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा हीमोडायनेमिकली इंस्टेबिलिटी है, आप पेशेंट को फ्लूइड भी देते जा रहे हो बट कोई खास फर्क नहीं पड़ा, पेशेंट नॉन रिस्पॉन्डर है, तब आपने इमीडिएट लेप्रोटमी करनी होती है। और वो लेप्रोटमी जो है वो डैमेज कंट्रोल लेप्रोटमी होती है, यानी उसमें लेप्रोटमी करके पूरे का पूरा हमने रिपेयर नहीं शुरू कर देना होता, हमने सिर्फ जिस जगह पे ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकना होता है, कंट्रोल करना होता है। लाइक अगर लीवर ब्लीड कर रहा है तो लीवर को पैक कर देना है। ठीक है, तो ये डैमेज कंट्रोल सर्जरी भी हम हैमरेज वाले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। लास्ट जो स्टेप होता है सर्कुलेशन के मैनेजमेंट में वो ये होता है कि अगर नेक की कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई है तो आपने पेशेंट को ट्रेंडलर पोजीशन में रख देना है। इस पोजीशन में, यानी हेड डाउन उसका करके, इस पोजीशन को भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। इस पोजीशन का फायदा क्या होगा कि एयर एम्बोलाई नहीं बनेंगे, एयर एम्बोलाई नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो नेक इंजरी है उससे एयर एम्बोलिज्म बन जाता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन कॉज है डेथ का। तो ये सारी मैनेजमेंट होगी सर्कुलेशन की, थोड़ी सी लंबी थी बट आसान थी। लाइक आपने एक्सटर्नल हेमरेज को कंट्रोल किया, आपने कैनुला पास करके फ्लूइड रिससिटेशन शुरू कर दी, ब्लड की क्रॉस मैचिंग करवा दी, जैसे ही ब्लड आएगा तो ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज करा देना है। क्रॉस मैचिंग के बाद एनजी और यूरिनरी कैथेटर पास करनी है, और पेल्विक बाइंडर अप्लाई कर देना है अगर पेल्विक फ्रैक्चर आप सस्पेक्ट कर रहे हो। डैमेज कंट्रोल सर्जरी, डैमेज कंट्रोल लेप्रोटमी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर नेक का पेनिट्रेशन है तो आपने एयर एम्बोलाई को प्रिवेंट करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा था प्राइमरी सर्वे में, दैट इज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी और डिफॉर्मिटी को आप असेस करते हो। अब इसकी एवेल्युएशन कैसे होगी? आप ब्रेन का फंक्शन असेस कर रहे हो, यानी आप ये देख रहे हो कि क्या ब्रेन की परफ्यूजन तो अफेक्टेड नहीं, तो आपने जीसीएस देखना है। ठीक है, जीसीएस हमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बताएगा। अब जीसीएस जो है, वैसे तो हम इसको न्यूरोसर्जिकल ट्रॉमा में डिटेल में करेंगे, 3 में आपको इसकी चीज़ें बता देती हूँ कि जीसीएस में ना आपने आईज का रिस्पॉन्स देखना होता है, आपने वर्बल रिस्पॉन्स देखना होता है, और आपने मोटर रिस्पॉन्स, ये 3 तरह के रिस्पॉन्स हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम करेंगे न्यूरोसर्जिकल ट्रॉमा में डिटेल में इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ जो डिसेबिलिटी में होती है वो प्यूपल साइज देखा जाता है, प्यूपल का रिएक्शन देखा जाता है। ठीक है, तीसरा लिटरलाइजिंग साइंस देखते हैं, लाइक वही ना कि पैरालिसिस को रूल आउट करने के लिए। और लास्ट चीज़ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को देखना, असेस करना कि वो रेज्ड तो नहीं हो गया, और अगर वो रेज्ड हो गया है तो उसको इमीडिएट मैनेज करना होता है। हाइपर वेंटिलेशन के जरिए मैनिटोल देना होता है पेशेंट को, इमीडिएट इसकी मैनेजमेंट करनी होती है। ये भी न्यूरोसर्जिकल ट्रॉमा में डिस्कस होगा। तो ये 4 चीज़ें जो मैंने बताई, प्यूपिल्स और जीसीएस और आईसीपी, रेज्ड आईसीपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट जो स्टेप आपके पास आता है दैट इज एक्सपोजर इन्वायरमेंटल कंट्रोल। अब पेशेंट को इसमें क्या करना होता है, कंप्लीटली अनड्रेस करके उसका जो है वो एवरीवेयर उसकी बॉडी में सर्च करना है अगर आपको कोई भी इंजरी नजर आ रही है। ठीक है, और इसमें लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप उसको अड्रेस कर रहे हो, उसको पूरा एग्जामिन कर रहे हो, तो आपका जो इमरजेंसी रूम है उसका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। ये नहीं है पेशेंट हाइपोथर्मिया में चला रहा है, क्योंकि एक लीथल ट्राइएड होती है ना, हाइपोथर्मिया, कोएगुलोपैथी और एसिडोसिस, तो उस हाइपोथर्मिया बहुत लीथल होता है। तो इसीलिए आपने टेम्परेचर मेंटेन, अगर एसी चल रहे हैं तो एसी बंद कर देने हैं। अगर जो है वो पेशेंट का एग्जामिनेशन करने के फौरन बाद उसको वार्म ब्लैंकेट्स देने हैं, उसको जो सोल्यूशन आप दे रहे हो वो वार्म सोल्यूशंस देने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें रखनी ज़रूरी है। और इट्स मैंडेटरी टू अवॉइड हाइपोथर्मिया, मैंने आपको पहले भी बता दी, क्योंकि ये वर्सनिंग कोएगुलोपैथी करवा सकता है, और जब कोएगुलोपैथी होगी और वर्सनिंग होगी तो फर्दर हैमरेज होगा, और ये जो आप शुरू से रिससिटेशन कर रहे हो इसका कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे प्राइमरी सर्वे कंप्लीट हुआ, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया, इस पे ज्यादा डिटेल्स बताई ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप इसको याद रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और से देखते हैं, सेकेंडरी सर्वे।